हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, जैसा कि हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स का जो सीरीज चल रहा है, उसमें मैं आज आपको एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए। वो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, कि चैप्टर है मनी। तो देखो, मनी जो है, मनी मीन्स रुपया, पैसा, आप लोग जानते ही हो। तो रुपया जो चीज़ है, ये वस्तु, एक तरह का ये जो है वस्तु है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनके क्या क्या ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अब हम देखने जाएंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मनी है क्या। देखिए, आज के डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हमेशा हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड ही कह लीजिए, हर समय रुपया का ही, मनी का ही काम होता है। वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब कि रुपया बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप जीवन में अच्छा सर्वाइव करना चाहते हो या जीवन में कुछ अच्छा मतलब करना चाहते हो, तो आपको सफिशिएंट, मैं ये नहीं कहता कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में मनी आपको चाहिए फॉर लिविंग स्टैंडर्ड, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़िया मेंटेन करके रखने के लिए, जो भी है। और वो जो कहते हैं ना, 5 बेसिक नीड्स। 5 बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ों को फुलफिल करने के लिए भी मनी की बहुत आवश्यकता होती है। खैर, ये तो मनी की गाथा थी। अब हम मनी के बारे में जानते हैं कि मनी है क्या। तो मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एकदम सिंपल भाषा में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मनी क्या है? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के होने से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैंने किसी भी चीज़ को जब हम सेल एंड परचेज करते हैं तो एक्सचेंज करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक्सचेंज का एक माध्यम है कि भाई पैसा दे करके आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उसके सारे आगे और भी पहलू देखेंगे कि वो वैल्यू करता है और चीज़ों को बताता है और बहुत तरह की बातें सब है। अब एक एक पॉइंट करके समझेंगे, बट अभी फिलहाल मनी के बारे में इतना जान लेते हैं। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमारे बुक में है, हम उसको देख करके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी सिर्फ इतना याद रखना है, मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, मनी की मीनिंग जानने के बाद एक नंबर में, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय मनी, या व्हाट डू यू नो अबाउट मनी, या जो भी व्हाट इज़ मनी एक नंबर में पूछ सकते हैं। जनरली ऐसा पूछते बहुत रेयर ही हैं, व्हाट इज़ मनी नहीं पूछते। वो ज़्यादातर सीसी इकोनॉमी पूछ देते हैं, बार्टर सिस्टम पूछ देते हैं। एक नंबर में पूछना तो इस चैप्टर से यही पूछ सकते हैं। खैर, जानना तो हमें ज़रूरी है। तो मनी जानने के बाद अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, हमारे बुक में है। अब किसी भी राइटर की, किसी भी पब्लिशर्स की बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें उसके बाद एक टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि सीसी इकोनॉमी होता है। सीसी बोले तो सी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब क्या? हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं इसको, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर कोई हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो वो भी सुन सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु बेचा जाता है, या है नहीं, सॉरी बोलना चाहिए था। हालांकि आज के टाइम में गांव में इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, बट बहुत रेयर ही देखने को मिलती है, इसलिए है भी बोल सकते हैं, था भी बोल सकते हैं। तो जब रुपये का इजाद नहीं हुआ था, इवोल्यूशन ऑफ मनी नहीं हुआ था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स तो होता ही होगा, खरीद बिक्री होता ही होगा। क्योंकि जब लोग, इंसान जी रहा है, इंसान को अपने डेली लाइफ की चीज़ों को खरीदने के लिए कुछ ना, हर चीज़ अपने घर में तो नहीं उगा सकता, प्रोड्यूस कर सकता। तो मार्केट से खरीदने के लिए, बाजार में जाने के लिए, बाजार में कुछ ना कुछ दे करके आदान प्रदान होता होगा, एक्सचेंज होता होगा। तो वो था, वो एक्सचेंज होने की जो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले जो वस्तु होता था वो बार्टर सिस्टम होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जैसे क्या किसी को चावल चाहिए तो वो गेहूं लेके जाता होगा और कहता होगा चावल मुझे चाहिए, गेहूं लो और चावल दो। अब ये जो लाइन मैं भी बोला हूँ कि गेहूं लो और चावल दो, मतलब क्या? यहाँ पर डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसलिए क्या होता है, जब सीसी इकोनॉमी कब होगा? जब सीसी इकोनॉमी तभी होगा जब क्या होगा? इट एग्जिस्ट। कब होगा? जब व्हेन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स विल बी एग्जिस्ट, जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट होगा। अब ये वर्ड का मतलब क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या? मतलब क्या? मैं और आप, मतलब बेचने वाला खरीदने वाला, दोनों के वांट्स को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बोला कि मुझे चावल चाहिए और मैं गेहूं दूंगा, तो मुझे उन व्यक्ति को ढूंढना होगा ना जिनको गेहूं चाहिए।
जिनको गेहूं चाहिए वो गेहूं लेगा, जब भी तो मुझे चावल देगा, नहीं तो वो ऐसे कैसे दे देगा। तो दोनों के वांट्स को फुलफिल होना होगा, तभी जाकर के ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो पाएगा। आगे जाके हम इसके लिमिटेशंस, ड्रॉबैक में भी इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सीसी इकोनॉमी। हिंदी में जान लीजिए, बुक में आप पढ़ेंगे आराम से। मेरा मानना है समझना पहले इंपॉर्टेंट है, लर्न करना रट्टा मारने के लिए तो बुक रखा हुआ है। मैं यहाँ पे खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप बुक जब पढ़ो या अपने स्कूल के नोट्स पढ़ो तो आप बिल्कुल आसानी से उसको लर्न कर सको। नोट्स अवेलेबल कराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी कर दूंगा मैं, बट सबके पास तो बुक है ही, बुक में भी पढ़ सकते हो। लेकिन चीज़ों को, टॉपिक को जानना जरूरी है, टॉपिक को समझना जरूरी है। तो आप टॉपिक को समझिए और वहाँ बुक में पढ़िए, ठीक है। अगर कोई डॉट है तो मुझे कमेंट में बोलिए, मैं उस पर स्पेशली एक डॉट सेशन का वीडियो बना के मैं बता दूंगा। फिलहाल हमने दो चीज़ जाना, मनी क्या है, और मनी का इवोल्यूशन से पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बारे में भी जान लिया हम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। तो मीनिंग जान लिया, इसके थोड़े बहुत अर्थ जान लिए। अब अर्थ जानने के बाद अब इसके लिमिटेशंस जानेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम में हमने जान लिया कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब हम उसके ड्रॉबैक्स कह लीजिए या लिमिटेशंस कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए। पिछले वीडियो में भी बताया था मैं आपको कि ये सब कॉमन वर्ड है, एक ही वर्ड है। डिसएडवांटेज कह लीजिए, डीमेरिट्स कह लीजिए, ड्रॉबैक्स कह लीजिए, लिमिटेशंस कह लीजिए, एक ही बात है। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जब होता था तो किन किन समस्याओं का, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था बायर एंड सेलर दोनों को, उन बातों को अब हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आपके बुक में भी ये सारे पॉइंट्स होंगे, कोई नई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा हूँ, बुक में ही ये सारे पॉइंट्स हैं। मेरे स्टूडेंट लाइफ से लेके आपके स्टूडेंट लाइफ तक ये चीज़ें सेम है। तो देखिए, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज मैंने लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके मीनिंग के टाइम में ही, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वही चीजें, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब बायर और सेलर दोनों के वांट्स को फुलफिल होने के बाद ही ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसीलिए अब ये इसकी कमी हुई ना कि आप उन व्यक्ति को ढूंढिए जो उस व्यक्ति को आपके द्वारा दिए जाने वाला वस्तु या कमोडिटी चाहिए होगा, तभी जाकर के वो आपको जो चाहिए वो दे सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए एक तरह से ये ड्रॉबैक है किसका, बार्टर सिस्टम का, ठीक। चलिए, अब इसके बाद दूसरा, यही मेन पॉइंट है इसकी, और इसमें कुछ भी नई बात है, एक ही दो लाइन ये बात है, और बाकी आप अपने बुक में पढ़ोगे यही चीज मिलेगा। सेंटेंस बनाना आई होप आप लोगों को आता ही होगा। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू मतलब समान मेजर वैल्यू। अब आपको पता होगा कि जितने भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, सबकी वैल्यू, सबका मूल्य एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, सब एक जैसा तो नहीं हो सकते ना। अब आप फॉर एग्जांपल मान के चलिए, जो उस समय भी या आज के समय में भी जिस वस्तु की प्रोडक्शन या जिस कमोडिटी का या जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन अधिक होता है, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसकी वैल्यू थोड़ी मार्केट में कम हो जाती है। या उसका अपोजिट अगर वैसा वर्षा देखें तो अगर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कम हुआ है, बहुत कम है लोगों के पास, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो जरूरी नहीं है कि हर समय, हर वक्त में, हर सीजन में एक ही वस्तु का समान कॉमन मेजर वैल्यू हो। जैसे किसी को चावल चाहिए या किसी को आटा चाहिए या गेहूं चाहिए, तो चावल और आटा का कॉमन वैल्यू नहीं हो सकता ना, उसको मेजर करेंगे आप तो एक जैसा तो नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होता है, जैसे कि 1 किलो का, जो एक देखा होगा आपने दुकानों में, वो हमारे यहाँ तो बटखारा बोलते हैं या पता नहीं यहाँ पे बट्टा बोलते हैं, सब पता नहीं क्या बोलते हैं। जो ये तो वेट जो होता है, वेट 1 किलो का, वो कॉमन है पूरे मतलब वर्ल्ड में, कॉमन है, एक जैसा ही वेट होता है। तो उस समय वो भी नहीं था कि वेट करने का कॉमन वो नहीं था, यूनिट नहीं था। तो कॉमन मेजर वैल्यू में ये दो बातें होती है कि एक ही वैल्यू दोनों वस्तुओं की नहीं हो सकती, बायर और सेलर के दोनों की वस्तुओं की वैल्यू नहीं हो सकती। दूसरी बात, कॉमन यूनिट ऑफ मेजर नहीं था, तो इस वजह से भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है किसका, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का या बार्टर एक्सचेंज का। तीसरी बात करते हैं, तीसरा ड्रॉबैक है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
डेफर्ड पेमेंट में क्या होगा, देखिए मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है कि ये कॉमन चीज़ें हैं। तो डेफर्ड पेमेंट में सबसे पहला, डेफर्ड पेमेंट का मतलब बाद में अगर रीपेमेंट होगा तो उस समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सेकेंड पॉइंट में देखा था कि कॉमन यूनिट ऑफ मेजर नहीं है, तो कैसे होगा। अब इसमें मैंने लिखा है नॉट एबल टू पे एग्जैक्ट गुड्स। जैसे मान के चलिए इस बार कोई जो आज के मतलब कि जिस सीजन में कोई फसल उपजाया गया, प्रोडक्शन हुआ फसल का, कोई भी क्रॉप का, तो उस समय उसकी जो वैल्यू थी या उसकी जो क्वालिटी थी, एज इट इज रीपेमेंट के टाइम में एग्जैक्ट कमोडिटी आप रीपेमेंट कर पाओगे कि नहीं, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है, उसकी कोई पूरी संभावना तो है नहीं। तो इस बात को लेकर के रीपेमेंट के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बायर एंड सेलर होने की चांसेस होते हैं, संभावना होता है। तो ये एक तरह से डेफर्ड पेमेंट के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसीलिए क्या है, ड्रॉबैक है। दूसरा पॉइंट ये होता है, जो वही वाली बात, जो वस्तु आपने किसी से लिया या किसी से आपने एक्सचेंज किया था, तो रीपेमेंट के टाइम में उसका वैल्यू हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप रीपेमेंट करो उसकी वैल्यू गेन हो सकता है, तो लूज भी हो सकता है। तो गेन और लूज के टाइम में वो व्यक्ति उसको लेकर के उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरी बात मैंने लिखा है, जो यही कॉन्फ्लिक्ट जो फ्यूचर में लिखा हुआ है, मे बी कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ये 2-3 बातें, यही सारी बातें, तीसरी बात क्या, यही 2-3 बातें हैं। तो ये सारी बातें हैं जो डेफर्ड पेमेंट के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक माने कमी, स्टैंडर्ड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड पेमेंट करने में उसकी कमी महसूस हो सकती है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट होगा। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट these 3 points are the drawbacks of barter system. Now the last point is lack of store value. देखिए स्टोर करना मतलब क्या, जमा करना। स्टोर वैल्यू का मतलब क्या, स्टोर करना। अब देखिए जो जनरली जो वस्तुएं होती है, कमोडिटीज होती है, वो कमोडिटीज क्या होती है, जैसे धान, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इंग्लिश में बोले तो व्हीट है, राइस, इस तरह की चीज़ें, मस्टर्ड, जो भी चीज़ें हैं, तो इडाइबल प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करेंगे तो वो खराब हो सकते हैं, और उसके रख रखाव में, उनको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। तो मनी एक ऐसा वस्तु है, मनी एक ऐसा गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे इसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आपके पास 1 क्विंटल गेहूं है आज के टाइम में, आपकी साल भर की खुराक मान के चलिए कि 20 किलो है या 30 किलो है, कुछ भी है। तो अगर आपने क्या किया, 20 किलो 30 किलो रख लिया, बाकी जो भी बचा उसको आप बेच के मनी में कर लिया, तो उस मनी को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, या उस मनी को आप कहीं भी रख सकते हो। बाद में जब आपको उसकी कमी होगी तो आप बाहर से खरीद भी सकते हो। लेकिन अगर मनी नहीं है तो स्टोर वैल्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो यही है कि लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, किसी भी वस्तु को उस समय में बार्टर सिस्टम के टाइम में स्टोर करना, बहुत रख रखाव करना, उसकी प्रॉब्लम होती थी, उसकी समस्या होती थी। तो इस वजह से क्या होता था, प्रॉब्लम क्रिएट्स होते थे। इस वजह से ये एक तरह से लैक है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, दीज 4 पॉइंट्स आर द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ये मैक्सिमम चांसेस है पूछे जाने का, और नहीं तो कहीं ना कहीं ये उपयोग हो ही जाता है। इसीलिए इसको आप बुक में पढ़िएगा, और उसके मेरे सुनने के बाद आप बुक में पढ़ोगे। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है जब आप पढ़ोगे बुक में तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपकी जितने भी जो भी बुक आप पढ़ते हो उसमें कोई इतनी बहुत बड़ी भारी या बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होता है। मेरे बात समझने के बाद आप जब वहाँ रीड करोगे तो ऑब्वियसली आप समझ जाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नया टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हो, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में 2 पार्ट्स में हम देखेंगे फंक्शंस। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है बेसिक फंक्शन, प्राइमरी में प्राथमिक। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो मनी का सबसे पहला कार्य, मनी का सबसे पहला काम क्या हो सकता है। अगर मार्केट में मनी का इजाद हो गया है, मनी का एवोल्यूशन हो गया है, तो मनी मार्केट में है, तो मनी का सबसे पहला काम क्या होगा, मनी का सबसे पहला काम क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि हमने अभी मनी में भी देखा था, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, आसान भाषा में समझने के लिए क्या है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, विनिमय करने के लिए, विनिमय प्रणाली में बायर और सेलर को अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को
बाई या सेल करना है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी से आप उसको विनिमय कर सकते हो, उससे आप बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहला काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ लाइट आ रही होगी मुझे पता है, तो चमकता है ना ये लाइट इसमें खैर कोई नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास जो भी संसाधन है उससे मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट और साथ मिलेगा मैं अपनी रिसोर्सेज को और अपग्रेड करूँगा। फिलहाल इसी रिसोर्सेज से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मेरा ये मतलब मेन मकसद, मेरा मेन मोटिव मेरा ये है कि छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को मतलब पढ़ने के बाद याद करने समय में, लर्न करने समय, बुक पढ़ने समय में डाउट्स होता है, अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हो तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी मोटी बातें जो दिमाग में चलती कैसे कैसे करूँ क्या करूँ वो दिक्कत नहीं होगी। बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत इसमें है कि मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, जैसे लाइट चमकता होगा तो ये उस अपनी क्वालिटी ऑफ वीडियो मैं नहीं दे पाता हूँ। बट इस बात की गारंटी दे सकता हूँ क्वालिटी ऑफ टीचिंग थोड़ा बहुत तो होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट टीचर है, मैं बहुत बड़ा टीचर या बहुत नॉलेज है मेरे में, ऐसा अगर कोई कहता तो वो टीचर है ही नहीं। सबसे पहले तो कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत नहीं आता है। मैं तो अभी मैं तो सीख ही रहा हूँ और ज़िंदगी भर सीखूंगा। हर कोई ज़िंदगी भर सीखता ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा लेक्चरर हूँ, बहुत आता है मुझे, ये कह नहीं सकता, कहना उचित ही नहीं है। कैसे कह सकता, क्योंकि ज्ञान का अथाह सागर है दुनिया में। आपको तो मैं क्या कहता माइनस में भी नहीं है कि जो कोई कह दे, कोई टीचर लेक्चरर कह दे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं तो भी बहुत बालक हूँ, बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे कहूँगी। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आएगी और आपके जो टॉपिक्स हैं उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको अगर सुनते हो मुझे ध्यान से तो बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे जो स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वो भी कहते हैं कि सर आप जो समझा देते हो तो मुझे बिल्कुल समझ आता है, तो फिर मैं बुक पढ़ लेता हूँ या नोट्स पढ़ लेता हूँ, मुझे लर्न हो जाता है। तो इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर इसी आसान भाषा से, मुझे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है कि मैं खाली इंग्लिश में बोलूँ या बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करूँ, फिर जाकर आप गूगल करो तो क्या मतलब है। जब फिर ये आप यहाँ इसलिए आए हो ताकि मैं चीज़ों को आपको दोबारा कहीं जाना ना पड़े और इसके बाद भी कहीं और जाना पड़े तो फिर फ़ायदा ही क्या है। इसीलिए चलिए खैर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू सेकंड प्राइमरी फंक्शन का दूसरा पार्ट है। पहला तो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब यूनिट ऑफ वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि किसी भी कमोडिटी का मेजर करना, उसके लिए कॉमन यूनिट और मेजर होना चाहिए, उसकी कमी थी। तो मनी के आने से ये हो गया कि जैसे भाई 1 किलो या 2 किलो या उसके मेजर हो गया ना, कि ये वजन इसका हो गया कि भाई 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो, 50 किलो की जितना भी किलो का है तो उसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। जैसे कोई सब्जी है, जैसे कोई कमोडिटी है, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ आप लेते हो तो वेट है उसका मेजर का वैल्यू है कि इतने रुपए किलो है, वो इतने रुपए ग्राम है, उतने रुपए जो भी है। तो उससे उसको क्या मनी के आ जाने से उसको मीडियम एक्सचेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आसान भाषा में समझिए, वाटरमेलन खरीदते हो आप, आजकल तरबूज का सीजन है, वाटरमेलन लेते हो तो 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो आपको देता है। तो आप अगर वो 2 किलो लिया तो आपने उसको 50 रुपीज़, कहेगा 25 रुपये किलो है तो 50 रुपये दिया, तो क्या हो गया, आपने मेजर ऑफ वैल्यू हुई कि 50 रुपीज़ इसका कीमत है, इसकी प्राइस है, तो आपने पे कर दिया, तो उसका ये क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि कोई भी वस्तु है उसकी मेजर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू उसका मूल्य लगा सकते हैं, और यूनिट ऑफ वैल्यू भी उसका हो सकता है। इसमें प्राइमरी फंक्शन ये 2 बातें हो गई। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में उसका पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आप जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉबैक में पढ़ा था, उसी के पॉजिटिव हुई को आप देखते हैं। ड्रॉबैक में हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में दिक्कत होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा पेमेंट करते टाइम में। उन्हीं को आप पॉजिटिव मिले। अगर अब मनी है, उसमें मनी नहीं था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, अभी मनी है, अभी मनी का इजाद हो चुका है, आप ऐसा मान के चलिए कि अब मार्केट में मनी है और आपके पास मनी है, तो मनी है तो अब आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, क्योंकि इसका काम है, सेकेंडरी फंक्शन ही है। अब क्या करोगे, जैसा अभी मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से क्रेडिट में, जैसे उसमें क्रेडिट में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको रीपेमेंट में बहुत दिक्कत थी, अब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई भी वस्तु किसी भी शॉपकीपर से या किसी से भी खरीदा, कि कोई भी बायर जाके सेलर से खरीदता है, आज के बदले कल या कल के बदले परसों उसको पैसा कभी देता है, अगर उसने 50 रुपीज़ या 500 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ की परचेज किया तो उसका वैल्यू है 5000, तो देते टाइम सीधा आके उसको 5000 दे देगा, क्योंकि उस
यूनिट का, उस वस्तु का, उस कमोडिटी का वैल्यू था 5000 या 500, तो आज भी 500 का वैल्यू इतनी रहेगा और कल भी 500 का वैल्यू इतना ही रहेगा। तो वही 500 जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड मैंने बाद में रीपेमेंट करने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। तो मनी के आ जाने से रीपेमेंट करने का एक स्टैंडर्ड हो जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। आपने क्या किया, उस पेमेंट को मनी के वैल्यू में, मनी के फॉर्म में आपने पे कर दिया, तो मनी का आने से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी हो सकता है, इसीलिए यह इसकी एक फंक्शन है या इसका एडवांटेज भी बोलेंगे आगे। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉबैक में आपको बताया था कि स्टोर ऑफ वैल्यू में दिक्कत है, तो आपको मैं ये भी बोला था उस टाइम कि अगर रुपए का इजाद नहीं हुआ तो आपको वही चीज़ जो चावल, गेहूँ, दाल, मक्का, जो भी अनाज, ग्रेन्स, आप फूड ग्रेन्स, आप क्रॉप जो है, जो भी है आप उगाते हो, तो उगाने के बाद आप स्टोर करोगे तो उसको रख रखाव में उसको बार बार करने में दिक्कत है, सड़ सकता है, गल सकता है, उसमें कीड़े लग सकते हैं। लेकिन आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि मनी आ गया, तो आप क्या करोगे, मार्केट में उसको बेच दोगे, उसके बदले आप उसको पैसे आपको मिल जाएंगे, मनी मिल जाएंगे। उस मनी से आप कुछ भी और भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी और भी कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में उसको, क्योंकि मनी क्या है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। मनी का मतलब ही है, मनी के मीनिंग में भी हमने जाना, मनी इज एक्सेप्टेबल इन ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो, लेते हो, यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उसमें मनी हर जगह एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इस स्टोर वैल्यू में ये हो जाएगा कि जो सेकेंडरी फंक्शन है, कोई भी वस्तु है उसको स्टोर वैल्यू का भी काम करता है। कैसे, वही वस्तु को आप बेच करके मनी फॉर्म में लेकर के आप स्टोर कर सकते हो। मनी को स्टोर करना दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर 1 क्विंटल गेहूं को स्टोर करना कितना होगा, लेकिन 1 क्विंटल गेहूं का कीमत कितना हो सकता है, 5000, 10000, 2000, इसे तो वो तो कहीं भी आप रख सकते हो, तो स्टोर करने में दिक्कत नहीं होता। इस तरह की बात है। देखिए मैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में, बहुत ही लोकल एग्जांपल में ताकि आप समझाता हूँ, ताकि हम आप जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो चीज़ें होती हैं उसी तरह के मैं एग्जाम्पल दूंगा, ताकि आप उसको रिलेट करो और उसको ध्यान रखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें फंक्शंस यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आप इसको बुक में पढ़ना, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट टॉपिक पर आप चलते हैं। मनी क्या है देख लिया, बार्टर सिस्टम क्या है देख लिया, उसके ड्रॉबैक्स को भी देख लिया, मनी के फंक्शंस को भी देख लिया। अब हम देखते हैं मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई मतलब क्या, मनी सप्लाई मीन्स होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी इकोनॉमी में पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, वो मनी सप्लाई होता है। इंग्लिश में फिर से बोल देता हूँ, इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। वो होता है मनी सप्लाई, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में पब्लिक के पास कितना मनी है, वो मनी सप्लाई है। मतलब वो मार्केट में मनी है, पब्लिक के हाथ में मनी है, वो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाइड है, मतलब मनी जा चुका है, पब्लिक के हाथ में है। और उसके फीचर्स की बात करूँ तो दो बातें हैं, दो फीचर्स हैं, दो फीचर से और मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, पहला फीचर द फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे फर्स्ट है, पहला है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, और दूसरा है स्टॉक कंसेप्ट। अब इसको समझते हैं। यहाँ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहाँ पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या, पब्लिक मतलब क्या, मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर मतलब क्या, किसके द्वारा मनी को यूज किया जा रहा है। तो मार्केट में, इकोनॉमी में दो लोग हैं जिनके द्वारा मनी को यूज किया जा रहा है फॉर द इवोल्यूशन या क्रिएशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। एक है इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत इंसान हो सकता है, इंडिविजुअल पब्लिक हो सकता है, दूसरा बिजनेस फॉर्म। यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या, मनी यूजिंग सेक्टर, और मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब क्या, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर्म। तो पहला फीचर वो स्टॉक कंसेप्ट, जो मैंने लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में भी कहा था। स्टॉक मतलब क्या और फ्लो मतलब क्या मैं बताया था। यहाँ पर स्टॉक कंसेप्ट दूसरा फीचर है, स्टॉक कंसेप्ट, जो यहाँ पे बोला था पर्टिकुलर पॉइंट वाला बात। तो यहाँ पे भी स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी है पब्लिक के हाथ में, वो होता है मनी सप्लाई। तो दोनों फीचर समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया। मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, और दूसरा स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना है मनी पब्लिक के हाथ में। ठीक है, ये दोनों मनी सप्लाई का मीनिंग हो गया और इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक तो है करेंसी विद द पब्लिक्स, एक क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। अब इन दोनों को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्या है। देखिए
करेंसी विद द पब्लिक या करेंसी विद द पब्लिक का मतलब वो सारी कॉइन्स एंड करेंसीज नोट्स, जो पेपर नोट्स है वो सारे जो पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक जिसको यूज कर रहा है। तो करेंसी विद द पब्लिक मतलब जो भी कॉइन्स एंड द पेपर नोट्स उसके पास हैं। अब यहाँ पर जो कॉइन्स एंड पेपर नोट्स की बात है, एक वर्ड और मेरे आया जहन में, आपके बुक्स में भी होगा, वो होगा फिएट मनी करके लिखा होगा। फिएट मनी क्या होता है? तो फिएट मनी वो मनी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा उसको बनाया जाता है, जैसे वो एक्सेप्टेबल होता है। जैसे जो भी पेपर नोट्स या कॉइन्स एंड करेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर लॉ होता है, जिनको आप कानूनी रूप से मान्य होता है, जिसको आप लीगली जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, लीगली बाध्य हैं आप कि उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो सारे जो कॉइन्स एंड करेंसीज है वो फिएट मनी होता है, चाहे वो 1 रुपए के सिक्के हों, नोट्स हों, से लेकर के 2000, जो हमारे देश में इंडिया में जो मैक्सिमम जो नोट्स है, करेंसी है, पेपर करेंसी है 2000 की है, तो वो 2000 तक की वो सारे के सारे करेंसीज एंड नोट्स वो फिएट मनी कहलाएगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, लीगल के द्वारा एक्सेप्टेबल है, बनाया गया है। चाहे वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा हो, या आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, बनाया जाता है, वो सारे जो मनी आएंगे वो सारे सारे फिएट मनी में आएंगे। अब है इसको इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था, कानूनी लीगल टेंडर मनी के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहला कंपोनेंट्स क्या हो गया आपका? करेंसी विद द पब्लिक। तो करेंसी विद द पब्लिक का मतलब क्या? ऑल द कॉइन्स एंड पेपर नोट्स जो भी हैं वो सारे पब्लिक के हाथ में हैं, वो सारे क्या हैं? करेंसी विद द पब्लिक है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट डीडी बोलते हैं, डीडी ड्राफ्ट। जैसे आप कभी यूनिवर्सिटी में या किसी बड़ी जगह एडमिशन लेने जाओगे तो कई जगह आपको कैश, या आजकल तो खैर ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया है, नहीं तो अभी भी कई जगह तो ये होता है कि आप डीडी ही, मतलब डिमांड डिपॉजिट ही पे करें। तो डिमांड डिपॉजिट भी है, वो भी एक्सेप्टेबल, ये भी एक तो लॉ की तरह ही है, वो भी करेंसी के जैसा ही एक्सेप्टेबल होता है पेमेंट के टाइम में। पेमेंट आप इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट भी है। लेकिन इसमें क्या कहा है? डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। बैंक्स बोले तो कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के साथ, या इसको मनी, बैंक मनी भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, एक डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स को आप और मनी बैंक भी कह सकते हो, सॉरी बैंक मनी भी कह सकते हो, तो बैंक मनी के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखना है कि ये जो पेमेंट होगा ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में ही होगा, ओनली इट विल बी एक्सेप्टेबल ओनली इन द नेट डिमांड डिपॉजिट। ये दो बातें याद रखनी है। और ये याद रखना है, ये जो बैंक्स की बात हो रही है, करेक्ट, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, तो बैंक्स मतलब कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी जो भी क्या कहते हैं डीडीज हैं, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारे भी उसमें इंक्लूड होता है। तो कंपोनेंट ऑफ मनी में एक तो पब्लिक के साथ, एक बैंक के साथ। पब्लिक के पास जो कैश है, जो पेपर मनी है, जो कॉइन है वो, और बैंक के पास जो डीडी है वो सारे कुछ इसमें आ जाते हैं। तो आपका बैंक मनी के रूप में ये हो गया, और एक पब्लिक मनी के रूप में हो गया। अब है, अगर आपको डिमांड डिपॉजिट की अगर फॉर्मूला की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट क्या होगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, इन दोनों का आप ऐड कर दोगे। इन दोनों को ऐड कर देने के बाद हमारे पास डिमांड डिपॉजिट आ जाता है। फिर से कह रहा हूँ, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट को ऐड कर दीजिए, आपको डीडी आ जाएगा। डीडी के लिए एक बात और फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सेम एज एक्सेप्टेबल एज द, मतलब उसकी तरह मनी की तरह ही है। आप मनी के फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, इसीलिए डीडी बोला जाता है। बस जिसको आप पे करना है उसके थ्रू उस बैंक के नाम से आपको बनाना पड़ता है। आपने कई बार बनाया होगा तो आपको पता भी होगा, तो वही डीडी की यहाँ बात हो रही है। तो डीडी बैंक के पास और करेंसी पेपर नोट्स जो भी है पब्लिक के पास, उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई पता चल जाएगा। ये है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है M1 M2 M3 वाला, उसको करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। लेकिन अभी एक टॉपिक और कर लेते हैं। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। जो हमारे देश का RBI है, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो 1967 और 1968 तक जो है नैरो मेजर ऑफ मनी वैल्यू यूज करते थे वो। लेकिन 1978 में जो है उन्होंने 4 मेजर वैल्यू निकाले, और उसके थ्रू अब मनी सप्लाई का काम होता है।
तो वो मेजर 4 मेजर्स कौन हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको समझ आएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं एक बस लिखा हुआ है, बस को पढ़ना है और एक एक बात को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं M1। तो M1 जो है वो M1 में मैं बता रहा हूँ आपको M1 में क्या होता है। M1 मैंने मनी का जो पहला मेजर था उसमें क्या था, करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, प्लस उसमें क्या करेंगे, हमें बताया था करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक मतलब पब्लिक के हाथ में जो करेंसी है, जो क्वाइंस है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद उसमें ऐड क्या कर देंगे, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है उनको ऐड कर दीजिए। और भी अदर डिपॉजिट्स जो भी हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर आते हैं, अदर डिपॉजिट्स, उनको ऐड कर दीजिए। तो आपको M1 निकल जाता है। M1 आप कैलकुलेट कर लेते हो, आप बोले तो इकोनॉमी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है M1-2 की। M1-2 जब आप कैलकुलेट कर रहे हो या M1-2 की मेजर की हम बात करें तो M1-2 में M1 को पहले रखेंगे, M1 को उसमें ऐड क्या कर देंगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको M1 में अगर आप ऐड कर दोगे, M1 में ऐड कर दोगे तो आपको M2 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, फिर M3, मतलब फिर से रिपीट करता हूँ, M1 निकालने के बाद M2 निकालना है। तो M2 में क्या करेंगे, M1 के साथ ऐड क्या कर देंगे, जो पोस्ट ऑफिस बैंक जो होते हैं, सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होते हैं, उनमें जो आए हुए डिपॉजिट्स हैं उनको ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, M3 निकालना है। तो M3 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से M1 में फिर से क्या करेंगे, M1 में ऐड कर देंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विथ द बैंक्स। जितने भी डिपॉजिट्स बैंक में नेट डिपॉजिट्स जो हैं उनको ऐड कर देंगे, जितने भी नेट डिपॉजिट विद द बैंक्स हैं, बैंक्स बोले तो सारे बैंक, सभी बैंकों में, तो वो सभी बैंकों का नेट टाइम डिपॉजिट जितने भी है उसको ऐड कर देंगे तो M3 आ जाएगा। M3 आने के बाद हमारे पास लास्ट होता है M4, जहाँ पर ये लाइट चमक रही है, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी बट थोड़ा सा मैं इसे हो जाता हूँ, आप ये समझ लो लास्ट वाला M4 ही है, ठीक है। तो M4 है तो M4 में आप उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अब M4 में यहाँ M3 को ऐड करना है। M3 को ऐड करना किसके साथ, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। यहाँ मैंने क्या बोला, टोटल डिपॉजिट विद द सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जितने भी टोटल डिपॉजिट है उनको M3 में ऐड कर देंगे। M3 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा। ये चारों मेजर आ जाएगा। इसी चारों मेजर को कहते हैं 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। ये बातें हैं और कुछ भी नई बातें नहीं है, ये सब बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन ये नहीं है तो आप देख लो, यहाँ लिख भी दिया और आपके बुक में भी यही लिखा होगा। बस इसके समझने की बात थी, तो इसके सारे पॉइंट्स को मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पढ़ दिया, बता दिया। और अगर आपको इसके न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं, निकालने के लिए आ जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये गिवन होगा, बस उसके अमाउंट को आपको इंक्लूड करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। अब आती है बात नेक्स्ट टॉपिक की, जो हम नए टॉपिक जो नए वीडियो में शुरू करेंगे। यहाँ तक जो चैप्टर हमारा मनी है, जो आपके बुक में 5th चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, उसमें जो बेसिक बातें, मेन बातें, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होती है, उन सारे बातों को मैंने डिस्कस कर दिया इन वीडियोज़ में। अगर आप जो ये वीडियो है शुरू से लास्ट तक मेरा आप देख लेते हो, तो इतनी गारंटी मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ देख कर सुन लेते हो और आपको अपने से बना के आंसर लिखना आता है, तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जनरली इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने के मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं। वाटर सिस्टम का जो ड्रॉबैक है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये मेजर ऑफ मनी सप्लाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस ऑफ मनी आ सकता है। ये इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, और यहाँ मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप इस वीडियो को देख लेना, फिर इसके बाद आप बुक को पढ़ लेना। आई होप आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, अगर कोई बातें रह गई या कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट और साथ देने के लिए। आई होप आप मुझे इसी तरह सपोर्ट देते रहोगे और मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो, नए चैप्टर्स का अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।